अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूरी तरह से कांस्टेंट रहती है बच्चों, तो उसे हम बोला करते हैं यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अब अगर मान लीजिए किसी बॉडी का एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, अगर एक्सीलरेशन कुछ इस प्रकार का बच्चों जो कि चेंज नहीं हो रहा, एक्सीलरेशन भी आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए या फिर दोनों में चेंज हो जाए, तो जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों वो चेंज हो जाएगा, है ना। सपोज कीजिए कोई बॉडी पहले इस तरफ एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही थी, और मान लीजिए बाद में उसका एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, या फिर मान लीजिए इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही थी और बाद में उसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, या फिर मान लीजिए इस डायरेक्शन में वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही थी और बाद में उसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब मैग्नीट्यूड में चेंज ला दीजिए या डायरेक्शन में चेंज ला दीजिए या दोनों में चेंज ला दीजिए। व्हेन मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ ऑफ देम चेंज, देन एक्सीलरेशन इज सेड टू बी चेंज। एक्सीलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी चेंज ईदर बाय द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और बाय द चेंज ऑफ डायरेक्शन और बाय द चेंज ऑफ बोथ ऑफ देम। सो अगर बच्चों इस तरह से किसी चीज में चेंज आ जाता है तो फिर वो जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। सच एन एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा ये। ओके, और अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन पूरी तरह से कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो फिर वो जो एक्सीलरेशन होता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और इस तरह के मोशन को हम कहते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बात आप समझ लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन दोनों डिफरेंट है। जहां यूनिफॉर्म मोशन की बात होती है, सो यूनिफॉर्म मोशन बच्चों वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाने के कारण उसमें जो एक्सीलरेशन होता है वो जीरो होता है। लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट है अपार्ट फ्रॉम जीरो, सो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो दोनों बातें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। सच कुछ केसेस में सेम भी हो सकती है। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो मोशन होता है बच्चों, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन होता है उसे आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन जीरो रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सीलरेशन पूरी तरह से कांस्टेंट है, फिर वैल्यू उसकी वैल्यू जीरो हो, 0.5 हो, -0.5 हो, 1 हो, 2 हो, वो जो भी हो। लेकिन अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू पूरी तरह से कांस्टेंट बनी हुई है बच्चों, तो फिर वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा। मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन होता है, उसे आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मोशन हो तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन हो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 रही तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, सो एक बात आप समझ सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान दीजिएगा, इफ इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, if it is a uniform motion then definitely it is uniform accelerated motion as well। क्यों? एक बार फिर बोल देते हैं हम लोग साहब, यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू जो मर्जी रहे, फिर भले वो जीरो रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो कुल मिलाकर जितनी है उतनी ही रहे, तो बच्चों वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होता है। सो यूनिफॉर्म मोशन कैन बी सेड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, बट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म मोशन तब कहलाएगा जब एक्सीलरेशन जीरो हो, और अगर जीरो को छोड़कर कुछ और हो गया, जीरो को छोड़कर कुछ और हो गया, तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सो सिंपल सी परिभाषा अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की, तो बच्चों इट इज अ मोशन इन विच एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज केप्ट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन शुड नॉट चेंज विद द टाइम। जैसे बोल दीजिए, मान लीजिए एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होगा। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बोला था कि आपको ध्यान हो, मैंने बताया था आपको कि A बराबर ft, कोई पार्टिकल है जो कि किसी लाइन पर चल रहा है और उसका एक्सीलरेशन है A बराबर ft। आपको बोल रखा था उसकी इनिशियल पोजीशन x0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, आप टाइम t के बाद उसकी पोजीशन बताइए। तो ध्यान दीजिए, वो एक ऐसा एग्जांपल था बच्चों जिसमें एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं था, जिसमें एक्सीलरेशन चेंज हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, वो टी पर डिपेंड कर रहा है, और टी लगातार चेंज हो रहा है बच्चों। टी की वैल्यू 0 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, एंड लाइक वाइज टाइम लगातार चेंज होगा बच्चों, तो लाजमी है कि एक्सीलरेशन चेंज होगा। देन सच अ मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन से मतलब ये है कि एक्सीलरेशन शुड नॉट चेंज, एक्सीलरेशन शुड नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम। वो समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर वो टाइम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता बच्चों, तब जाकर हम बोलते हैं उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन।
मैं एक उदाहरण लेता हूँ। सपोज कीजिए एक पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन है बच्चों, किस तरह से, सपोज कीजिए पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन है 5t² - 7t + 9। ओके, ये पार्टिकल के मोशन की इक्वेशन है। अब अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी कैसे निकलती है आप जानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके, तो ये देखिए 10t - 7 आ गया। और जब मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा तो फिर वो dv/dt करूंगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों तो कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 आ गई। कोई यहाँ पर t लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। सो दिस इज अ मोशन विच यू कैन कॉल एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। अभी मैं अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लेता हूँ, सपोज कीजिए 2t³ - 6t² + 9t - 10, सपोज कर लीजिए, ऐसे कुछ इक्वेशन मान ली मैंने। अब यदि मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूं बच्चों, तो वेलोसिटी यू विल फाइंड बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इट विल बी 6t² - 12t + 9 - 10 का डिफरेंशिएशन 0। और फिर एक्सीलरेशन निकालेंगे तो dv/dt हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 12t - 12। अब यहाँ पर देखिए, एज यू कैन सी दिस एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट अपॉन t। एक्सेलरेशन की वैल्यू t पर, टाइम पर डिपेंड कर रही है, और चूंकि वो टाइम पर डिपेंड कर रही है और टाइम लगातार चेंज हो रहा है, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, t की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा। सो सच अ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह का जो मोशन होगा बच्चों, उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में काउंट नहीं कर सकते। इफ एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए साहब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, फिर भले वो 0 रहे, -1 रहे, 2 रहे, जो मर्जी रहे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जा सकता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल, जो स्क्वायर होता है, इट इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो होता है बच्चों, वो रेक्टेंगल होता है, पर रेक्टेंगल स्क्वायर हो ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि यूनिफॉर्म मोशन अगर है, मतलब अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर वो एक्सेलरेशन 0 है, मतलब कांस्टेंट है ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 के अलावा कुछ और हो गया तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसीलिए उसको हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम इतना तो समझ चुके हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन पूरी तरह से कांस्टेंट है, जिसमें एक्सेलरेशन पूरी तरह से कांस्टेंट है। अब ऐसे हम कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे जो बड़े पॉपुलर से फार्मूले होते हैं, और आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी मेरे ख्याल से पढ़े। अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की जो चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, पहली बात तो कंफर्म है कि जो पार्टिकल इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों u है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जिसकी फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चों वो v है। एक पार्टिकल है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी थी, बिगिनिंग वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बच्चों v है। और सपोज कर लीजिए कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और वो कितना है बच्चों, a है। एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। और यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू कितनी ले लेते हैं बच्चों, टाइम की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं t। और डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं क्या, s। डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं s, ठीक है। टाइम t में जो उसमें डिस्प्लेसमेंट चला बच्चों वो चला s। अब ये जो 5 पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, u, v, a, t और s, इनमें से हम 5 में से क्या होगा बच्चों, इन 5 को लेकर हम लोग अलग अलग कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, कुछ अलग अलग इक्वेशंस बनाएंगे, और उन इक्वेशंस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग जो है यहाँ पर हम अगर देखें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर एवरेज एक्सेलरेशन कहा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन यू ऑल पीपल नो दैट इट इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। और यहाँ देखिए एक्सेलरेशन कितना बच्चों, a है, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी, v - u। भाई फाइनली चेंज इन वेलोसिटी से मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी से मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। और फाइनल वेलोसिटी इतनी है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, और टाइम इंटरवल कितना बच्चों, t - 0। आपने बिगिनिंग करते हो 0 टाइम से और टाइम t के बारे में बात करी, तो उस बेसिस पर क्या आ गया बच्चों, उस बेसिस पर v - u अपॉन t आ गया। और यहाँ पर t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये at इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, v - u। सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, u + at। इस इक्वेशन को देखकर आपको ध्यान आ रहा होगा कि हाँ ये इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी है ना। देखिए भाई, आपने एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी था, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, v इक्वल टू u + at आ गया। अब बारी आती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने की। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट।
अब देखिए डिस्प्लेसमेंट एज सच आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना भाई। वेलोसिटी किस तरह से डिफाइंड होती है, वेलोसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो होगा बच्चों वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो क्या हो रहा है, यदि डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से, और वेलोसिटी तो बच्चों लगातार चेंज हो रही है, सिंस बॉडी इज मूविंग विद सर्टेन नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अगर वो किसी एक्सेलरेशन से चल रही है, मतलब ऑब्वियसली एक्सेलरेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डज मीन दैट देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन आ रहा है। सो वेलोसिटी तो लगातार चेंज हो रही है बच्चों, शुरुआत में यू थी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और फाइनली जाकर वी हो गई। तो मैं कौन सी वेलोसिटी लिखूं, शुड आई राइट द इनिशियल वेलोसिटी, शुड आई गो फॉर राइटिंग फाइनल वेलोसिटी? माय डियर स्टूडेंट, आई विल नॉट गो फॉर राइटिंग इनिशियल और द final one. In that condition I will write the average of both of those two velocities. मैं ऐसी स्थिति में क्या करूंगा बच्चों, दोनों वेलोसिटीज का एवरेज ले लूंगा, उनका औसत ले लूंगा। तो मैं उन दोनों का एवरेज लेता हूं। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी चेंज, मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मैं कौन सी वेलोसिटी लिखूँ? अगर इनिशियल लिखता हूँ तो बाद की बाकी की सारी वेलोसिटीज नाराज हो जाएंगी, और अगर बाद वाली वेलोसिटी को मैं लिखता हूँ तो पहले वाली वेलोसिटी नाराज हो जाएंगी। और मैं क्यों किसी को नाराज होने दूँ, मैं अपने इंसान होने का धर्म निभाऊँ, अपने मानवता का धर्म निभाऊँ बच्चों। और ना मैं शुरुआत वाली लिखता हूँ ना मैं बाद वाली लिखता हूँ, मैं तो दोनों का एवरेज, दोनों का औसत लिखता हूँ। तो वो ये हो जाएगा। और टाइम इंटरवल कितना बच्चों, टाइम इंटरवल है टी। ओके, अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल सी 2s और इधर देखिए v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू आ रही है u प्लस AT। v की वैल्यू जो है बच्चों वो है u प्लस AT, और प्लस u यहाँ पर पहले से था, और इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में t हो जाएगा। अगेन आई से यू पीपल दैट दिस यू ब्रिंग दिस टू हियर, सो दिस बिकम 2s। नाउ v इज इक्वल टू u प्लस AT प्लस u इनटू t। बहुत सिंपली काम करा। और देयर आफ्टर क्या हो गया बच्चों, देयर आफ्टर यदि हम देखें, हमने ये 2 से जो डिवाइड मल्टीप्लाई करा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, मैं इस 2 को एज इट इज रहने देता हूँ। चलिए, क्योंकि मुझे इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिस फॉर्म में बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। तो मैंने जो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया था मैं उसको नहीं करता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u प्लस यू मस्ट बी नोइंग दैट 2u, और ये हो जाएगा AT ओवर 2 इंटू कितना बच्चों, t, है ना भाई। आप देखिए आपने u में u को ऐड कर दिया, 2u हो गया, ये AT हो गया अपॉन 2 इंटू टी, कुछ इस तरह से। अब चलिए साहब आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम देखें बच्चों, सो यहाँ पर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, t को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब t को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ut प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। आपने क्या करा बच्चों, ये 2u था, 2u का t में मल्टीप्लाई करा, 2u का जब आपने t में मल्टीप्लाई करा तो ये 2ut हो गया प्लस AT इंटू टी विल बिकम AT स्क्वायर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस AT स्क्वायर। ओके, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2s इज इक्वल टू 2ut प्लस AT स्क्वायर। फिर वही घिसी पिटी सी मैं वही गलती करने जा रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा बच्चों, हमको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, कहा मैंने आपका टाइम वेस्ट किया अननेसेसरीली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। जब मैं इसको स्प्लिट करूँगा बच्चों तो s इक्वल टू कितना होगा, 2ut अपॉन 2 प्लस 1/2 AT स्क्वायर। मैंने क्या करा, मैंने स्प्लिट कर दिया, मैंने स्प्लिट करा तो बच्चों 2ut को 2 से डिवाइड करूंगा, सो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये 1/2 AT स्क्वायर। और इस तरीके से s इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, u इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। दिस इज द अनदर इक्वेशन। होप आप लोगों ने ये इक्वेशन भी देखी हुई है, मैं कोई नई बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, जो आप जूनियर क्लास में पढ़ चुके हो मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश किया। तो ये हमारे पास में एक और इक्वेशन बनकर आ गई बच्चों। देखिए हमने पहले एक इक्वेशन ये बनाई, फिर दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने ये बनाई। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन आपके पास में आई थी, ये वाली जो इक्वेशन आई थी, यदि यहाँ से आप t की वैल्यू निकालते हैं, आप t की वैल्यू निकालते हैं तो t की वैल्यू कितनी, देखिए AT इक्वल्स टू कितना है बच्चों, AT इज इक्वल्स टू है v माइनस यू, AT इज इक्वल्स टू v माइनस यू है, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, v माइनस यू
अपॉन ए, करेक्ट भाई। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सो टी इक्वल टू आ जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। एंड व्हाट वैल्यू ऑफ टी यू पीपल हैव फाउंड हियर। बच्चों आपने जो टी की वैल्यू यहाँ से निकाली है, काम कर दीजिए, इस टी की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस टी की वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। नाउ यू सी ये डिस्प्लेसमेंट है और ये कितना बच्चों, ये v प्लस यू अपॉन 2, और जहाँ तक t का सवाल है तो t क्या है बच्चों, t है, यहाँ पर गौर कीजिए, t है v माइनस यू अपॉन ए। ओके ये देखिए t की वैल्यू कितनी होगी, v माइनस यू अपॉन ए, दैट यू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। नाउ व्हाट यू फाइंड दिस इज s, ये लीजिए s, और ये क्या होगा बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, सो दैट इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में 2 है, करेक्ट। देखिए v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है। नाउ यू पीपल मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो दैट आपको क्या मिलेगा बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये आपके पास में एक और इक्वेशन बनकर आ गई। ये किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2s। हमने यहाँ पर एक और इक्वेशन डिराइव करी। तो ये जो मेथड थी बच्चों, ये एक ऐसी मेथड थी जिससे मैथमेटिकल मेथड कहा करते हैं, जिससे हम गणितीय विधि कहा कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ मेथड व्हिच पीपल कैन कॉल एज मैथमेटिकल मेथड, और होप आप लोगों ने ये जूनियर क्लास में पढ़ी हुई है। ये वाली मेथड मैंने आपको कोई नई मेथड यहाँ पर नहीं बताई है, बड़ी सिंपल सी मेथड है बच्चों, जिसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन को चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल से निकाला, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकाला, और फिर हमने जो है टी की वैल्यू जो यहाँ से आई थी बच्चों, उस टी की वैल्यू को मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, अकॉर्डिंगली मेरे पास में एक और इक्वेशन बनकर आ गई। तो ये जो 3 इक्वेशन बनकर आई हैं बच्चों, वो 3 इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, तो पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरी इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये जो 3 इक्वेशन आप जो देख रहे हैं बच्चों, इन तीनों इक्वेशन को होप आप लोग जानते हैं, दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हें हम क्या नाम दिया करते हैं, वी यूज टू कॉल देम इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्हें हम गति की समीकरण कहा करते हैं बच्चों। These equations are known as equation of motion। आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ी है। ये जो मेथड थी बच्चों, मैथमेटिकल मेथड थी। एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग गलती करा करते हैं। These equations are applicable when body is moving with uniform acceleration। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, अभी एक्सेलरेशन 1 है, फिर 1.1 हुआ, फिर 0.9 हुआ, 1.2 हुआ, 1.3 हुआ, वगैरह वगैरह, if there is a change in acceleration, then my dear student, I am saying you people, these equation would not be applicable। and why? because of the reason that जो आपने यहाँ पर जो वेलोसिटी लिखी थी, वो दोनों का एवरेज करके लिखी थी। आप ध्यान दीजिए, वेलोसिटी कैसे लिखी थी, एवरेज कैसे होती, इनिशियल प्लस फाइनल। 2 क्वांटिटीज का एवरेज अगर आपको निकालना है, अरिथमेटिक मीन आप निकालना जानते हैं। अगर कोई 2 क्वांटिटीज है, ए और बी, और उनका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है बच्चों a प्लस बी अपॉन 2। तो उस तरीके से आप एवरेज निकाल देंगे। लेकिन वो कब होगा, when body is moving with uniform acceleration। अगर मान लीजिए acceleration is varying, if it is changing, if it is a variable quantity, then this average का जो concept होता है बच्चों, वो applicable नहीं होता। Unfortunately ये बहुत से students, even बहुत से teachers भी नहीं जानते। Average can be determined only when it is moving with uniform acceleration। Average का जो फंडा होता है बच्चों, हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह लगा दिया करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत अधिक सी जगह पर जब हम लगाते हैं, उनमें से अधिकांश जगह पर हम लोग गलत तरीके से लगा पाते हैं, क्योंकि एवरेज हर जगह नहीं निकाला जा सकता, या हर जगह निकालने का तरीका एक जैसा हो, ऐसा नहीं है। फॉर्चुनेटली इस केस में हो सकता था, क्योंकि बॉडी वाज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो दिस इज अ मेथड बच्चों, जो मैथमेटिकल मेथड कहलाती है। ठीक है, अब वही 3 इक्वेशन जो भी हम लोगों ने अभी बनाई है, जो 3 इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है बच्चों, वही 3 इक्वेशन मैं फिर से बनाता हूं, लेकिन इस बार मैंने मैथमेटिकल मेथड को फॉलो किया था। दिस टाइम आई विल फॉलो द ग्राफिकल मेथड। मैं ग्राफिकल मेथड आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, आप इस एक्सिस पर लीजिए टाइम, ये लीजिए साहब, इस एक्सिस पर आपने टाइम लिया, और इस एक्सिस पर बच्चों हम लेते हैं वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टाइम, और इस एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, एंड आई प्लॉट। आपको पता है, जब बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट यू नो, हम लोग देख चुके हैं अभी कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच
जो ग्राफ होता है बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। फिर बोले वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, फिर वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो, अगर ऐसी होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर ऐसी होगी तो वो नेगेटिव होगा। ये सारी कहानी कथा का वाचन तो आप लोग पहले भी सुन चुके। तो इस तरीके से बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होगा। अब ये देखिए ये कौन सा टाइम है, ये 0 टाइम है, और सपोज कर लीजिए ये टाइम t है बच्चों। ये कितना टाइम है, ये टाइम t है, और ये कितना टाइम था, ऑब्वियसली 0 था। अभी 0 टाइम पर अगर देखा जाए तो 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u थी, है ना। 0 टाइम पर मतलब ये वाली वेलोसिटी, एज यू कैन सी, ये लीजिए साहब 0 टाइम पर, ये लीजिए 0 टाइम पर जो वेलोसिटी थी बच्चों वो u थी, और टाइम t के बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है। मैं टाइम को यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये लीजिए साहब, ये लीजिए टाइम t, ठीक है। टाइम t के बाद जो वेलोसिटी आ रही है बच्चों, टाइम t के बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है कितनी, v आ रही है। ऐसे ही कुछ था ना इनिशियल मतलब क्या, t इक्वल्स टू 0, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनिशियल से मतलब होता है t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u थी, और टाइम t के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v, एज यू कैन सी, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और सपोज कीजिए इसने टाइम की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाया बच्चों वो कितना बनाया, थीटा बनाया, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं a, इसको हम नाम दे देते हैं b, इसको हम नाम दे देते हैं c, इसको हम नाम दे देते हैं d, और ये ओरिजिन है, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों o, ठीक है। एक बात आप समझ लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन में तभी बना सकता हूं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों देन ग्राफ वुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो इससे बिल्कुल आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में चिपका के रखिए। जैसे मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है ना, तब ये इक्वेशन जो हम डिराइव कर रहे हैं वो इक्वेशंस नहीं लग पाएंगे। एनीवेज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर हम देखें ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, u थी। दिस एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ना, तो इस एक्सिस के अलोंग यू विल बी मेजरिंग वेलोसिटी, अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू पीपल विल बी मेजरिंग टाइम इंटरवल। सो एट 0 टाइम द वेलोसिटी वाज u, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी हैज बीन चेंज्ड टू v। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हमें कुछ यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करनी है। अब यदि मैं ट्राइंगल लेता हूँ बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, यदि मैं ट्राइंगल ABC के बारे में बात करूं तो ट्राइंगल ABC में जो tan थीटा होगा बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। और परपेंडिकुलर कितना बच्चों, परपेंडिकुलर जो होगा, सॉरी, इसमें परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, और बेस जो है बच्चों वो हो जाएगा AC। गौर कीजिए यहाँ पर tan थीटा, भाई tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो ये BC इस ट्रायंगल में देखा जाए तो परपेंडिकुलर ये, अब भाई एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल से लगी हुई साइड होती है बेस, और जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। चलिए tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। नाउ व्हाट यू फाइंड, ये लेंथ अगर आप देखें तो ये लेंथ कितनी मिल रही है आपको, जरा गौर कीजिए। ये लेंथ अगर आप देखें तो यहाँ तक की लेंथ कितनी है बच्चों, v है, और ये लेंथ कितनी है, u है। ये लेंथ v है, ये लेंथ u है। सो ऑब्वियसली जो ये लेंथ आएगी बच्चों वो v माइनस u आएगी। सो ये लीजिए ये v माइनस u के बराबर BC। और जहाँ तक AC का सवाल है बच्चों, AC का सवाल है, सो AC कितना बच्चों, यहाँ पर टाइम t हो गया, तो ये t हो गया। और tan थीटा की वैल्यू आप जानते हैं एक्सेलरेशन होती है। tan थीटा जो होता है बच्चों इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, वो त्वरण के बराबर, तुल्य, उसके समान, उसके इक्वल होता है। सो A बराबर आ गया कितना बच्चों, v माइनस u अपॉन t। नाउ यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन so that something like this would occur, and so that you people can say that v is equals to u plus at। इस तरीके से क्या आ गया बच्चों आपके पास में, इस तरीके से आपके पास में आ गया v इक्वल्स टू कितना, u प्लस at। आपने क्या करा, देखिए a बराबर कितना बच्चों, a बराबर v माइनस u अपॉन t, a बराबर v माइनस u अपॉन t, है ना। क्यों भाई, देखिए tan थीटा जो एक्सेलरेशन होता है, हम जानते हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है tan थीटा के बराबर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। मैंने आपको बताया है कि स्लोप निकालना या डिफरेंशिएट करना दोनों बातें सेम होती हैं। मैथमेटिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली हम उसको स्लोप बोलते हैं। सो a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t से भाई ये tan थीटा की जगह आपने a रखा, BC की वैल्यू v माइनस u आई, अकॉर्डिंगली आपने फिर इस u को LHS पे लेकर आ जाएंगे और इस तरह से आपके पास बन जाएंगी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जस्ट फ्यू मिनट्स बैक ओनली आई डिराइव्ड दिस इक्वेशन बट विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मेथड, बट हियर वी आर डिराइविंग ऑल ऑफ दीज इक्वेशन बाय द ज्योमेट्रिकल मेथड्स। चलिए साहब, हमने यहाँ पर ये एक तरीके से अभी हमने इसका काम किया। अब बारी आती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है,
लेट अस सी दैट हाउ आई कैन मेजर द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपने बनाया। व्हाट ग्राफ यू हैव प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। उन दोनों उसको जो ग्राफ होगा बच्चों, उस ग्राफ का जो टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया होगा, ये एरिया देखिए, इस एरिया को, इसका जो टाइम एक्सिस के साथ में एरिया, ये टाइम एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, इसका टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया आएगा बच्चों, एंड दिस एरिया कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स। इस एरिया को मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं। बट डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट वुड बी एरिया, कौन सा एरिया? वो एरिया होगा बच्चों ओ ए बी सी डी और फाइनली फिर ओ। ठीक है, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ में जितना एरिया बनाता है वो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। और वो क्या होगा बच्चों? ओ से लेकर ए तक, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक और फिर ओ पर। इसको पूरे को मैंने क्लोज कर दिया सो दैट आई विल गेट द एरिया। मेरे पास में एरिया आ जाएगा। होप आपको समझ में आ गया। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ में एरिया बनाता है, वो एरिया जो होता है बच्चों, वो किसके बराबर होता है? वो एरिया होता है वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट के बराबर। सो यहाँ पर आपने ये जो लाइन थी, ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये देखिए वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस लाइन ने बच्चों टाइम एक्सिस के साथ में कितना एरिया बनाया? इसने बनाया कितना? इसने बनाया ओ से लेकर ए तक, फिर बी तक, फिर सी तक, फिर डी तक और फाइनली ओ तक। और इस एरिया को बच्चों मैं कितना किसके बराबर लिख सकता हूँ? इस एरिया को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ 2 एरिया, सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ एरिया ए बी सी एंड एरिया ऑफ ओ ए सी डी, इन दोनों का एरिया। आप क्या कर देते हैं, यदि आप इस ट्राइंगल का एरिया लेते हो, इस रेक्टेंगल का एरिया लेते हो, दोनों का सुपरपोजिशन, दोनों का समेशन, दोनों का एडिशन, दोनों का योग कर देते हैं बच्चों, तो आपके पास में क्या आ जाता है? तो आपके पास में आ जाता है टोटल एरिया, है ना। एज सच यू कैन सी दिस इज अ ट्रैपेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है। अगर जिसकी दो आमने सामने की साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है बच्चों, तो फिर वो एक ट्रैपेजियम होता है, वो एक समलंब चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिए, यहाँ पर हम लोग देखें तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितने के बराबर होगा बच्चों? ट्रायंगल एबीसी का एरिया होगा 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ तो वो होगा हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। एज यू कैन सी परपेंडिकुलर इसका बीसी और बेस है बच्चों इसका एसी। और उसके बाद में अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा बच्चों? उसकी लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ। सिंपल, सच्ची साधारण सी बात है भाई। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस और रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चों ओ ए इनटू ये। अब देखिए यहाँ पर ये हाफ है और जहां तक BC का सवाल है बच्चों, सो BC किसके बराबर होगा? BC बराबर होगा बच्चों V माइनस यू के। BC होगा V माइनस यू के बराबर। और जहां तक AC का सवाल है तो बच्चों वो होगा T के बराबर। और OA होगा U और AC होगा बच्चों T। ठीक है, देखिए BC किसके बराबर है? BC आपको दिखाई दे रहा है V माइनस यू के बराबर। और AC की वैल्यू देखें तो AC की वैल्यू है बच्चों कितनी? T। अगर हम बेस के बारे में बात करते हैं तो वो है T। सो हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। एक बात और, यदि हम इस रेक्टेंगल का एरिया देखें तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बच्चों? रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये लेंथ कितनी इसकी आपको दिखाई दे रही है U, और ब्रेड्थ कितनी बच्चों इसकी T। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट व्हिच वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाय सिंबल S एंड ऑलरेडी हैज बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन कि डिस्प्लेसमेंट को आपको S से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? S इक्वल्स टू कितना आ गया? हाफ V माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। और अब यहाँ पर देखिए फिर वही बात होगी बच्चों कि हम एक काम करें, यहाँ से यदि हम V की वैल्यू निकालें, V की वैल्यू कितनी है बच्चों? V की वैल्यू है U प्लस ए टी। दैट व्हाट आई कैन पुट ओवर हियर। मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। यदि S बराबर मैं रखूँ क्या बच्चों? 1/2। और V की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है? V की वैल्यू दिखाई दे रही है U प्लस ए टी। तो यहाँ पर रख दीजिए, चलिए U प्लस ए टी, ये आपने V की वैल्यू रखी और माइनस U यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा था, वो मैंने एज इट इज छोड़ दिया। देखिए V की वैल्यू U प्लस ए टी माइनस U इंटू टी प्लस U इंटू टी, ये आपके पास में आया। और U से U क्या हो गया बच्चों? कैंसल। U से U कैंसल हो गया। सो S इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2 और ये ए टी इंटू टी प्लस U इंटू टी। कुछ इस प्रकार से बन गया। और अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं जो कॉमनली नोन फॉर्म है। क्या? U इंटू टी तो हो गया बच्चों U टी प्लस ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों।
ये आपके पास में वो एक्सप्रेशन आ गया जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ओके, अब हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने यहाँ से एस निकाल दिया, हमने यहाँ से वी निकाल दिया। अब मैं फिर वही घिसा पिटा सा काम कर सकता हूँ, जो तीसरी इक्वेशन मुझे डिराइव करनी है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, यहाँ से यदि मैं टी की वैल्यू निकालूं तो टी की वैल्यू कितनी होगी, टी की वैल्यू होगी v माइनस यू अपॉन ए। यहाँ से देखिए ए टी बराबर v माइनस यू है, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये t आ जाएगा। और ये जो t की वैल्यू आ गई है बच्चों, ये जो t की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू ऑफ t यू कैन पुट इनटू दिस इक्वेशन। आप चाहे t की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, आप चाहे तो t की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। आप इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर रख कर बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जो तीसरी इक्वेशन है जो हमने v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s डिराइव करी थी, वो भी हम निकाल सकते हैं। हमने t की वैल्यू को यहाँ पर ले जाके रखना, चलिए मैं रख के बताता हूँ आपको। ये डायग्राम तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, बना लिया होगा। फंडा लॉजिक इतना सारा था बच्चों की, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया बनता है, वो एरिया क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। और उसका जो स्लोप होता है वो स्लोप आपको देता है बच्चों एक्सेलरेशन। अब यहाँ से जो t की वैल्यू आई है, what value of t you have found here, t की वैल्यू v minus u upon a आई है, that you put into this equation, so that it is equals to half, this is v minus u, and what about t, t की वैल्यू कितनी बच्चों, t की वैल्यू है v minus u upon a, करेक्ट। और ये u और फिर वैसे ही यहाँ पर भी v minus u upon a। ये कुछ इस प्रकार से आपके पास में आ गया। बट t की वैल्यू जो थी बच्चों, दैट आई हैव पुट ओवर इनटू बोथ ऑफ दीस टू एक्सप्रेशंस। नाउ यू सी, इस इधर क्या हो जाएगा बच्चों, यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर a है। जरा गौर कीजिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू a है और यहाँ पर a है। तो आप एक काम कीजिए, ये v माइनस यू इंटू v माइनस यू विल बिकम v माइनस यू का होल स्क्वायर। भैया ये v माइनस यू और ये भी v माइनस यू, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 और ये a है, ये a है। सो ये 2u इंटू क्या बच्चों, v माइनस यू, और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये v माइनस यू और ये भी v माइनस यू ऐसा हो जाएगा। और ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में केवल a था। अब ये 2a जो है बच्चों, इसको आप LHS पे ले जाइए, सो दैट इट विल बिकम 2s। ये क्या हो गया बच्चों, ये 2s हो गया। और रही बात राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड पर अगर मैं v माइनस यू का होल स्क्वायर खोलता हूँ, सो वो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2u इंटू v माइनस 2u स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। और माइनस 2uv से प्लस 2uv नेचुरली कैंसिल हो जाएगा। अभी आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है बच्चों, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, और u स्क्वायर में से 2u स्क्वायर जाएंगे बच्चों तो माइनस u स्क्वायर आएंगे। अब इस माइनस यू स्क्वायर को अगर आप LHS पे ले जाते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ओके, और इस तरीके से आपके पास में क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को आप LHS पे ले जाइए। जब आप LHS पे ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से ये तीसरी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। सो ये हमने बच्चों तीसरी इक्वेशन डिराइव करी ज्योमेट्रिकल मेथड से। सो ये दो मेथड पहले आप लोगों ने देखी बच्चों, मैथमेटिकल मेथड, दूसरी आप लोगों ने देखी ज्योमेट्रिकल मेथड। और ये दोनों मेथड ऐसी है जो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। मैथमेटिकल मेथड तो मैं समझता हूँ जूनियर क्लास में सभी को पढ़ाई गई होगी। ज्योमेट्रिकल मेथड कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं। सच मैं तो जब पढ़ाता हूँ जूनियर क्लास में, तब मैं तो ज्योमेट्रिकल मेथड भी बताता हूँ और मैथमेटिकल मेथड भी बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों मेथड ऐसी हैं जो आपकी पिछली क्लासेस के फंडामेंटल्स पर बेस्ड है। इसमें हमने कुछ जो नया काम नहीं किया, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने उन्हीं कामों का उपयोग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों जो है वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के तीनों जो इक्वेशन होती हैं, जिन्हें आप इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और आप मैच कर सकते हैं। आपकी कॉपी में आपने लिखा है, आप अगर मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वही की वही इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव करी है, जो इक्वेशन हम लोग पहले डिराइव अभी मैथमेटिकल मेथड से करी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात थी बच्चों। अब हम जो है तीसरी मेथड यहाँ पर लगाने जा रहे हैं, जो तीसरी मेथड जो हम लोगों ने अभी पढ़ी है, जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, पिछली क्लासेस में नहीं पढ़ी थी। हियर वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन मेथड, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन मेथड। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों समाकलन विधि के बारे में। हम लोगों ने देखा है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है बच्चों, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं किसी टाइम इंटरवल में यहाँ पर, तो आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है क्या,
वेलोसिटी में चेंज। और वेलोसिटी में चेंज को आप किस तरह से लिखा करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैं एक बार आपको याद दिला दूं फिर से, जो वी आई है वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t1 टाइम पर जो वेलोसिटी होती है, t1 टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम वी आई लिखते हैं, और t2 यानी फाइनल टाइम पर जो वेलोसिटी होती है उसे हम वी एफ लिखते हैं। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी है और क्या फाइनल वेलोसिटी, होप आप लोगों को ये बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी अभी तक। तो हम लोग इस पर कम सम्स भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बच्चों तो क्या होगा, डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, जरा गौर कीजिए। यहाँ पर मैं अपने मर्जी से एक टाइम लेता हूँ 0 और एक टाइम लेता हूँ t। एक टाइम लेता हूँ मैं 0 बच्चों, और एक टाइम में लेता हूँ t। और 0 टाइम पर आपको ध्यान हो वेलोसिटी u है, और टाइम t के बाद जो वेलोसिटी है बच्चों वो v है ना। वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, और 0 टाइम पर जरा ध्यान दीजिए, 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, u है ना भाई। ये जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, और 0 टाइम पर वेलोसिटी है u, और टाइम t के बाद वेलोसिटी है बच्चों v। अब ये तो हो गया v माइनस यू, और ये a का इंटीग्रेशन होगा at, और लिमिट कितनी बच्चों 0 टू t। v माइनस यू इज इक्वल्स टू at हो गया, और लिमिट कितनी है बच्चों 0 टू t। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये v माइनस यू इज इक्वल्स टू a, और ये क्या हो जाएगा t माइनस 0। आपने लिमिट पुट करी t की जगह t, और फिर t की जगह 0 रख देंगे, और इस तरीके से आपके पास में v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, v बराबर आ जाएगा u प्लस at। ये जो माइनस यू आपको दिखाई दे रहा है, जब आप इसे RHS पे लेके जाएंगे, जब आप इसे RHS पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से आपके पास में एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा क्या बच्चों, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, आपने इसमें कौन सी मेथड का यूज करा, यू हैव यूज्ड इंटीग्रेशन मेथड। आपने समाकलन की विधि का उपयोग करा है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए at, और इस तरीके से वेलोसिटी आ गई। सो ये आपके पास में वेलोसिटी आ गई बच्चों टाइम t के बाद। ओके, और अब हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें बच्चों, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे निकला करता है, जब आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, व्हेन यू इंटीग्रेट वेलोसिटी। चलिए डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है बच्चों, अगर आप टाइम t1 से टाइम t2 के बीच वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको मिलता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, शुरुआती टाइम क्या था 0, टाइम t, और टाइम t के बाद जो वेलोसिटी आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, u प्लस at। टाइम t के बाद जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, u प्लस at, है ना। शुरुआती टाइम कितना था 0, और फाइनल टाइम कितना बच्चों t है। सो इस तरीके से बच्चों ये s इज इक्वल्स टू क्या होगा, u बीइंग अ कांस्टेंट नंबर, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ut, है ना, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u इंटू टी, और at का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों at स्क्वायर अपॉन 2। at का इंटीग्रेशन हो जाएगा at स्क्वायर अपॉन 2। देखिए u का इंटीग्रेशन ut, लिमिट 0 टू t, फिर at का हो जाएगा at स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू t। अब यहाँ पर यदि हम s के बारे में बात करें तो ये बच्चों कुछ ऐसा हो जाएगा, प्लस a बाय 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ओके, ये u है, और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की जगह t रखेंगे, फिर t की जगह 0 रखेंगे, फिर a बाय 2, और फिर t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, तो s इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, u इंटू टी प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है जो हम लोगों ने डिराइव करी। हमने क्या करा, सिंपली वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया। जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं बच्चों तो फिर हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो साहब ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, आपने u का इंटीग्रेशन किया ut, at का इंटीग्रेशन किया कुछ ऐसा आ गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए अकॉर्डिंगली, मैंने के मिल गया भाई, मैंने डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब तीसरी इक्वेशन को डिराइव करना है, तो तीसरी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए जो है बच्चों वही घिसा पिटा सा काम कर सकता हूँ। यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से t की वैल्यू निकालूँ, और उस t की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ, जैसा कि पिछले दो केसेस में मैंने करा। मैंने पिछले दोनों केसेस में यही करा ना, कि पहली वाली इक्वेशन से t की वैल्यू निकालता था, उसको सेकंड इक्वेशन में रखता था, मुझे कौन सी इक्वेशन मिल जाती थी, थर्ड इक्वेशन मिल जाती थी। तो इस तरीके से मैं जो है बच्चों काम कर सकता हूँ, बड़ी सहजता से सरलता से काम कर सकता हूँ। तो तीसरी इक्वेशन को डिराइव करने का वो तरीका तो आपके पास में है, जिसमें आप यहाँ से निकाल के t की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम लोग काम कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिए। आपको पता है a बराबर क्या है बच्चों, a बराबर है v इंटू डी वी बाई डी एस। भाई a बराबर क्या है, v इंटू डी वी बाई डी एस। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a इंटू डी एस बराबर क्या बच्चों, v इंटू डी वी, है ना। यहाँ पर a इंटू डी एस बराबर क्या, v इंटू डी वी।
और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखो अभी हम लोगों ने सम किया था, एक मैंने आपको बताया था अगर दोनों बाजू डिफरेंशिएशन के साइन आए तो बिल्कुल 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 तय बात है, अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन के साइन आए तो आपको एक तय बात तय है बच्चों कि आपको दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आपको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है, कंफर्म मान के चलिए, बिल्कुल इस बात को दिमाग में चिपका लीजिए। मैंने उस समय आपको बोला था कि हो सकता है कि अभी आपके ज़हन में नहीं आए कि ऐसे क्यों करेंगे, लेकिन बेटा लोगों प्रैक्टिस करते करते सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि ऐसा क्यों करेंगे। तो दोनों बाजू को हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हो रहा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर यदि हम देखें तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, और राइट हैंड साइड पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, वी के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, उसी की लिमिट रखा करते हैं। अब शुरुआत में मान लीजिए उसकी पोजीशन 0 थी और शुरुआत में उसकी वेलोसिटी u थी, ये तो गिवन है भाई। बिगिनिंग में मैंने मान लिया कि उसकी पोजीशन कितनी है 0 और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो u है, और जब पोजीशन s हो गई तब उसकी वेलोसिटी v हो गई। लाजमी है ना बच्चों, अगर शुरुआत में पोजीशन 0 थी बाद में s हो गई तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगा, चेंज इन पोजीशन आएगा s माइनस 0। बिगिनिंग में पोजीशन 0 थी बाद में s हो गई तो चेंज इन पोजीशन आएगा बच्चों s माइनस 0, और s माइनस 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s माइनस 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा s। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 0 पोजीशन के टाइम पर वेलोसिटी u है और s पोजीशन के टाइम पर वेलोसिटी v है। अब यहाँ पर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ बच्चों तो ये हो जाएगा a इंटू एस और लिमिट हो जाएगी 0 टू s, और v का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगा बच्चों v स्क्वायर बाय 2। v का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, v स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या होगी बच्चों, लिमिट होगी 0 टू v, लिमिट हो जाएगी 0 टू v। अब यहाँ पर देखिए ये a, फिर ये s माइनस 0 और अपॉन 2, और फिर यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आपने अपर लिमिट क्या रखनी है v, है ना, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट u, और फिर अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, s में से 0 जाएंगे तो बचेगा s सिंपली, और 2 इंटू ए एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और जब मैं माइनस साइन को यहाँ ले आऊँगा तो फिर वही घिसी पिटी सी बात हमको मिल जाएगी जो हमको मिलना चाहिए। So this is the third equation। तो थर्ड इक्वेशन जो है बच्चों हमने इस इक्वेशन से भी डिराइव कर ली। हमने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और बिल्कुल चिपका लीजिए इस बात को दिमाग में बच्चों कि जब आपको दोनों बाजू डिफरेंशिएशन का साइन दिखता है मतलब आपको कंफर्म बात है इंटीग्रेशन करने का है, और इंटीग्रेशन करेंगे। शुरुआत में मैंने पोजीशन 0 मान ली, शुरुआत मतलब इनिशियल मतलब 0 टाइम पर आपको वेलोसिटी कितनी दे रखी, 0 टाइम पर आपको वेलोसिटी दे रखी बच्चों u, और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया और इस तरह से लिमिट सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन डिराइव कर ली। सो ये 3 इक्वेशन बच्चों हम लोगों ने डिराइव करी, और 3 मेथड से हमने डिराइव करी। मैथमेटिकल मेथड हम लोगों ने लगाई, हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड लगाई, और हम लोगों ने बच्चों इंटीग्रेशन मेथड लगाई। क्या है 3 इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू u इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सो दीज आर दोज इक्वेशंस बच्चों जो कि यहाँ पर लग रही हैं। आप इन 3 इक्वेशंस को यदि आप देखें, तो आप एक बात पाएंगे बच्चों, क्या आप क्या पाएंगे यहाँ पर, देखिए आपने v इक्वल टू u प्लस 80 देखा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर देखा, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s देखा आपने। तो इन 3 इक्वेशन में आप एक बात पाएंगे कि इन तीनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, इन तीनों ही इक्वेशन में a आ रहा है। आप ध्यान दे लीजिए, इन तीनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, a आ रहा है। ये इक्वेशन किसकी उसमें है, u, v, a और t में है ना, यहाँ पर u है, v है, a है और t है, और ये वाली इक्वेशन में क्या है बच्चों, u है, s है, a है और t है, और इसमें देखा जाए तो u, v, a और s। इस तरीके से ये 4 वेरिएबल्स में है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 वेरिएबल थे, u, v, a, t और s। आप ध्यान दे लीजिए, आपके पास में 5 वेरिएबल थे, u था, v था, s था, a था और t था। 5 में से 4 वेरिएबल को लेकर आपने इक्वेशन बनाई है बच्चों, और कुल मिलाकर 3 इक्वेशन बनाई हैं। और इनकी इक्वेशंस की विशेषता ये है कि इन तीनों इक्वेशन में ही एक्सेलरेशन वाला टर्म लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल दिमाग में चिपका लीजिए बच्चों, दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जैसा मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, इफ इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, अगर जो मोशन आपको दे रखा है बच्चों, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो एक समान गति है, लेट मी सी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है सो इट मींस दैट वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इन इक्वेशन में एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दूं, जैसे यहाँ पर मैं देखिए अगर मैं एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दूं तो एस इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, u इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर, और इस तरीके से s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, u इंटू टी प्लस जीरो हो गया पूरा, मतलब क्या आ गया, s इक्वल्स टू कितना, u इंटू टी। और जैसा कि आप जानते हैं व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो आप जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट होता है। बकायदा आप इस पे हम लोगों ने अच्छे खासे सम्स भी करे हैं यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। हम लोगों ने काफ़ी वो हाफ टाइम में वेलोसिटी v1 से, हाफ टाइम में वेलोसिटी v2 से, हाफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v1 से, हाफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी v2 से, और भी कुछ हम लोगों ने इजी से सम्स करे हैं। किसी किसी को हो सकता है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी लगे हो, लेकिन कुल मिलाकर देखिए आप वही की वही क्वेश्चन बनकर आ रही है। ये डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम जो होती है बच्चों, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नो एक्सीलरेशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट जो वस्तु है, हमारा जो पार्टिकल है बच्चों, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अगर उसका त्वरण, उसका एक्सेलरेशन 0, 0, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। इसे दुनिया की कोई भी ताकत जुटला नहीं सकती। लेकिन अगर उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वो ये वाला मोशन लगेगा। और अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, अगर एक्सीलरेशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है बच्चों, तो फिर आप इन इक्वेशंस को नहीं लगा सकते। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी इस बारे में आपसे भी डिस्कस किया था कि एक हमको प्रॉब्लम दे रखी थी बच्चों की, एक पार्टिकल है जो कि जिसका एक्सीलरेशन है a बराबर एफ टी है, और इनिशियल पोजीशन x0 है और इनिशियल वेलोसिटी v0 है। तो आप उसकी पोजीशन बताइए टाइम t के बाद, टाइम t के बाद उसकी पोजीशन बताइए, है ना। तो कुछ लोग मैंने देखा है कि अगर जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होती है पहले से, वो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाते हैं। सर आप एक काम कीजिए, s इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर लगाइए। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर चेंज इन पोजीशन। सर शुरुआत में पोजीशन क्या थी, सर x0, बाद में पोजीशन हो गई सर x, तो चेंज इन पोजीशन आ गया सर x माइनस x0। सर u इनिशियल वेलोसिटी होती है सर वो v0 है, v0 इंटू टी प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर। इस तरीके से आप कर लीजिए सर। और a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू सर यहाँ पर ध्यान दीजिए वो होगी एफ टी, और ये इंटू टी कर दीजिए। और इस तरीके से x इक्वल्स टू x0 प्लस v0 t प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। और इस तरीके से बोल देते हैं कि साहब जो पोजीशन होगी वो ऐसी होगी। बट माय डियर स्टूडेंट, अनफॉर्चुनेटली ये सारा कैलकुलेशन रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, द एक्सेलरेशन इज नॉट केप्ट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम। टाइम के साथ में, समय के साथ में एक्सेलरेशन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो फिर मैं ये इक्वेशन कैसे लगाऊं? ये इक्वेशन बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी बेहतर तरीके से लगाई जा सकती है, किंतु परंतु उसके लिए आवश्यक स्थिति परिस्थिति ये है कि त्वरण का मान पूर्णतः नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर यूनिफॉर्म मोशन रहता है, बच्चों, तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उस केस में आप ये इक्वेशन लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बकायदा आप देख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आएगा। और अगर हम देखें, अगर हम ये वाली जो अभी अगर हम एक ही वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो मैं क्या लिखूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस 0 इंटू टी, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, ये अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है मतलब एक्सेलरेशन जीरो मतलब जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बच्चों वो काम कर सकते हैं। ओके, सो ये तीन इक्वेशन आपको बिल्कुल तटस्थ रखना है, कंठस्थ रखना है कि ये तभी लगेंगे जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने डिस्टेंस का फार्मूला लगा ला। देखो एक बात तो आप जानते हो, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ लाइन इन अ डायरेक्शन ओनली, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नेसेसरीली इक्वल। इफ इट इज मूविंग ऑन अ कर्व्ड लाइन और इफ इट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन दैट कंडीशन यू विल ऑलवेज फाइंड द डिस्टेंस इज ऑलवेज एक्सीडिंग द डिस्प्लेसमेंट। दैट वी नो, हम जानते हैं, है ना। अब अगर मुझे मान लीजिए बच्चों, अगर मुझे यहां पर क्या करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस, और यू पीपल कैन से डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्टेंस या यूं कहूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यहाँ पर एक पॉपुलर फार्मूला मैं यूज करना जा रहा हूँ। आई वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। मुझे nth सेकेंड में बच्चों डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है।
तो कैसे करेंगे, हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि अगर बॉडी एक लाइन में जा रही है, और ऐसा मान कर चलते हैं चलिए कि बॉडी एक लाइन में जा रही है, एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर एक डायरेक्शन में एक लाइन में जाएगी तो दोनों बातें नेचुरल सी बात है इक्वल होंगी। अभी आपको बताना है nth सेकंड में डिस्टेंस, ओके, जिसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे Sn से। वी शैल बी रिप्रेजेंटिंग इट बाय सिंबल Sn। नाउ व्हाट डज इट मीन, आप इस बारे में बात कीजिए। हम बात करते हैं, जैसे अगर मुझसे बोला जाए कि 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस बताइए, तो 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। देखिए एक पार्टिकल एक लाइन में जा रहा था, एक लाइन में जा रहा था। अब शुरुआत में वो यहाँ चला, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, इस तरीके से। अभी हम लोगों ने जो निकाला वो निकाला कि कुल मिलाकर टाइम t में ऑब्जेक्ट ने कितना चल लिया, वो कुल मिलाकर टाइम t में ऑब्जेक्ट ने कितना चल लिया, वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी। लेकिन अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि उसने nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलनी है, तो हाउ डू आई मेजर दैट? लेट मी प्रोसीड। अब थोड़ा सा भेजा लगाइए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अगर मुझे बोला जाए कि 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तो 10th सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? सपोज कीजिए उसने 9 सेकंड में यहाँ तक चल लिया और 10 सेकंड में उसने यहाँ तक चल लिया, है ना भाई? अगर उसने 9 सेकंड्स में यहाँ तक चल लिया और 10th सेकंड में उसने यहाँ तक चल लिया, तो जो 10th सेकंड की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? इतनी होगी, है ना? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन में जा रहा है, अब अगर उसने मान लीजिए, अगर मुझे मान लीजिए 6ठे सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी है, आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6th सेकंड, तो मैं क्या करूंगा? सपोज t गोस टू 0 पे उसने बिगिन किया और t गोस टू 5 सेकंड पे वो कहीं यहाँ आ गया और t गोस टू 6 सेकंड पे कहीं यहाँ आ गया। और आपको कौन से सेकंड में निकालनी है? 6th सेकंड में। तो 6th सेकंड मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? आप 5 सेकंड की डिस्टेंस में से 6 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए। अब 5 सेकंड की 6 सेकंड की डिस्टेंस में से 5 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए। भाई आपको मैं, सिंपल सी बात है ना, मैं आपसे बोलूं कि आप कोई काम कर रहे हैं और मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम कर रहे हैं और आपने तीसरे घंटे में कितना काम किया वो बताइए। तो तीसरे घंटे में कितना काम किया मतलब आप कैसे करेंगे? आपने 2 घंटों में कितना काम किया और 3 घंटों में कितना काम किया? 3 घंटों के काम में से 2 घंटे के काम को माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात मैं बोलूं भाई, जो बच्चों आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं, अपने खुद की गाड़ी से या जैसे मर्जी आप ड्राइव करके जा रहे हैं और आपसे बोलो कि आपने 5th आवर में कितना चला, तो 5th आवर में कितना चला वो कैसे मेजर करेंगे? आप यूं मेजर कर लेंगे कि आपने 4 आवर्स में कितना चला, 4 आवर्स में कितना चला और 5 आवर्स में कितना चला। 5 आवर्स में से 4 आवर के चली गई डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, यू विल बी गेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th आवर। सो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड निकालनी है बच्चों, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स। यदि मैं क्या कर दूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स में से मैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n-1 सेकंड कर दूं। यदि मैं n सेकंड में से चली गई डिस्टेंस को, n सेकंड्स में से चली गई डिस्टेंस को बच्चों n-1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस को माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास में कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी? मेरे पास में वो डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों जो nth सेकंड में चली गई है। अरे 5वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? 5 सेकंड में से चली गई डिस्टेंस माइनस 4 सेकंड में से चली गई डिस्टेंस। 10th सेकंड की डिस्टेंस क्या होगी? 10 सेकंड में चली गई डिस्टेंस माइनस 9 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। अगर 20th सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? 20 सेकंड में चली गई डिस्टेंस माइनस 19 सेकंड में चली गई डिस्टेंस। लाइकवाइज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, देन आई विल से दैट distance traveled in n seconds minus distance traveled in n-1 second। तो चलिए ये आपके पास में Sn और n सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? n सेकंड में चली गई डिस्टेंस होगी कुछ ऐसी। n सेकंड में चली गई जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो ऐसी होगी, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड। क्यों? क्योंकि t सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होती है? u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे ही ये हो जाएगी u इंटू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स। लाइकवाइज इसमें से मैं क्या करता हूं बच्चों? n-1 सेकंड की चली गई डिस्टेंस को माइनस कर देता हूं। ये लीजिए, सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देखिए, आपको t सेकंड में चली गई डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं? t सेकंड में चली गई डिस्टेंस होती है बच्चों ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। t सेकंड में चली गई डिस्टेंस होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे ही n सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, है ना। फिर n-1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस क्या होगी? u इंटू n-1 प्लस हाफ ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर। इस तरह से कुछ हो जाएगा। अभी चलिए साहब, ये आपके पास में Sn और ये हो जाएगा u इंटू एन प्लस हाफ ए इंटू एन स्क्वायर
माइनस। अभी आप देखिए जरा इस वाली ब्रैकेट को आप देखिए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देखें तो u इंटू एन, ये क्या हो जाएगा, u इंटू एन हो जाएगा बच्चों u n, और फिर u इंटू वन हो जाएगा u। आप ये देखें तो ये u इंटू एन और u इंटू वन हो जाएगा बच्चों कितना, u प्लस a बाई टू, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, आपने क्या करा बच्चों, यहाँ पर देखिए a बाई टू तो आपके पास में हो गया, और ये हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर और आगे हम क्या कर सकते हैं, ये लीजिए ये आपके पास में Sn है, और ये u इंटू एन तो क्या होगा बच्चों, u इंटू एन, ओके, u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर, ये देखिए आपके पास में ये u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और माइनस में कितना बच्चों, माइनस में देखिए माइनस में u n, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, है ना भाई। ये देखिए माइनस u n हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ अगर हम इसको करेंगे पहले तो a बाई टू का इस पूरी ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आगे माइनस भी है, ध्यान दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन टू, माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस ए बाई टू इंटू वन, और फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा ए बाई टू इंटू क्या बच्चों, 2n। अगेन आई एक्सप्लेन, मैंने ऐसा का ऐसा रखा, ऐसा का ऐसा रखा, माइनस यू एन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर आप क्या करेंगे, दो स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस a बाई टू इंटू दिस ब्रैकेट, a बाई टू इंटू एन स्क्वायर, और आगे माइनस था इसलिए माइनस, a बाई टू इंटू वन ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस a बाई टू इंटू टू एन, समथिंग लाइक दिस कुड ऑकर। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप देखिए तो यहाँ पर ये यू एन से यू एन क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, और ये हाफ ए एन स्क्वायर, ये भी हाफ ए एन स्क्वायर है, किंतु परंतु ये माइनस का है बच्चों और ये प्लस का है। सो दीज टू वुड आल्सो कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और इस तरीके से आपके पास में Sn जो आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये तो हो गया u, और यहाँ पर यदि हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में से यदि मैं a बाई टू कॉमन निकाल दूं बच्चों, इन दोनों में से यदि मैं a बाई टू कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास में कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो आपके पास में u का u रहा भैया, और a बाई टू अगर कॉमन निकाल दे तो ये 2n तो प्लस का है, लेकिन माइनस 1 माइनस का ऑफ कोर्स। So this is the distance traveled in nth second। nth second में चली गई डिस्टेंस जो होगी बच्चों, nth second में चली गई जो डिस्टेंस होगी वो कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट की जा सकती है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं, मुद्दे की बात थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बच्चों कि अगर मुझे 15वें सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए मैं 15 सेकंड में से चली गई डिस्टेंस को में से 14 सेकंड की चली गई डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा, मेरे पास में जो डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों वो वाली डिस्टेंस आ जाएगी जो 15th सेकंड में चली गई थी। इसी प्रकार से जैसा अभी हमने यहाँ पर किया बिल्कुल वैसा ही मैं आपको बताऊं, हम कुछ इंटीग्रेशन वाली मेथड का भी यूज कर सकते हैं। देखिए a बराबर कितना बच्चों, a बराबर है v इंटू डी वी बाई डी एस, a बराबर क्या है v इंटू डी वी बाई डी एस हम जानते हैं, और इस बेसिस पर हमारे पास में क्या आएगा बच्चों, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी, a इंटू डी एस बराबर v इंटू डी वी आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या करेंगे हम, जो है बच्चों हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इस वाली मेथड से तो नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूं। चलो इसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन वाली मेथड का भी यूज करके बच्चों यहाँ पर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, हम लोग जानते हैं जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है बच्चों, वो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके मिल जाती है ना। जब हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। अब जरा देखिए हमें कब से कब तक की डिस्टेंस निकालनी है, हमें n-1 सेकंड से n सेकंड के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। t1 जो होता है बच्चों वो इनिशियल टाइम होता है जो कि n-1 सेकंड है, और t2 जो होता है बच्चों वो फाइनल सेकंड, फाइनल टाइम है जो कि n सेकंड है। और जहाँ तक v का सवाल है बच्चों तो वो है u प्लस at। अब यहाँ पर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, u इंटू टी, और लिमिट क्या है बच्चों n-1 से n, ओके, और यहाँ पर a बाई 2 हो जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है बच्चों n-1 से n, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए ये है u, और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये हो जाएगा बच्चों n,
ये क्या हो गया, ये u, और यहाँ पर t की जगह रखूंगा मैं n-1 कुछ इस तरह से, और ये a/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यदि मैं t की जगह रखूँ तो n स्क्वायर फिर -n-1 का होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से हम लोगों के समक्ष बात बनकर आ जाएगी। भाई डिस्टेंस कैलकुलेट करनी तो एक मेथड तो आपके पास में यह है कि आपने n सेकंड में से चली गई डिस्टेंस को में से n-1 सेकंड की चली गई डिस्टेंस को माइनस कर दिया। अदरवाइज यदि हम क्या करते हैं बच्चों, n-1 से n तक इंटीग्रेट कर देते हैं वेलोसिटी को, तब भी हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अब देखिए ये तो u है, और यहाँ पर ये n माइनस ये माइनस हो गए, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, और प्लस a/2, और यहाँ पर यदि हम देखें तो ये a स्क्वायर, और इधर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, n से n कैंसिल हो गया, और u इंटू 1 क्या होगा, u इंटू 1 होगा u प्लस a/2। करेक्ट, देखिए n से n कैंसिल हो गया, u इंटू 1 मतलब हो गया ये, और यहाँ पर ये n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, कुछ इस तरह से हो गया। n स्क्वायर माइनस हो गया ये, और माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो ये आपके पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए ये प्लस का 2n है और ये माइनस है। सो दिस मे बी अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस। फिर भी बोल रहा हूँ कैसे, कहाँ से कहाँ तक होगी, n-1 सेकंड जहाँ खत्म हुए वहाँ जाकर nवां सेकंड शुरू होगा। जैसे सेकंड तो सेकंड सेकंड कहाँ पे शुरू होगा, फर्स्ट सेकंड जहाँ खत्म हुआ वहाँ पर सेकंड बिगिन होगा। जहाँ पर 10th सेकंड खत्म हुआ वहाँ पर 11th सेकंड बिगिन होगा। उसी प्रकार से जहाँ पर nth सेकंड बिगिन होना है तो उसके लिए n-1 सेकंड जहाँ पर बिगिन हुए एंड हुए वहाँ से लेकर n सेकंड तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। आप इस मेथड से चले जाइए, इस मेथड से चले जाइए, दोनों में से किसी भी तरह से चले जाइए, तो ये आपके पास में आ जाएगी बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। एंड माय डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस फार्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल व्हेन द एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। इफ एक्सीलरेशन इज वैरिंग विद टाइम, अगर एक्सीलरेशन समय के साथ में, टाइम के साथ में बदल रहा हो बच्चों, तो फिर ये समीकरण लगाना बहुत बड़ा पाप होगा।